हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार पीटा। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट पर। हमने देखा है कि पिछले कुछ वीडियोज या लेक्चर में आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। तो जो विद्यार्थी हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मात्र रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपये होगा और पूरा एक महीने का क्रैश कोर्स होगा जो कि 1000 रुपये में होगा। टोटल 1500 रुपये में होंगे। इसके लिए आपसे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए जाएंगे, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मात्र 1500 रुपये में होगा, कोई ज्यादा भारी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना आगे। हम बात कर रहे थे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर। जो मानव का पाचन तंत्र है उस पाचन तंत्र के बारे में हमने डिटेल से देखने को प्रयास किया है। पाचन तंत्र को हमने दो भागों में बांटा था। जैसे कि पहला, मानव के पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा था। पहला आहार नाल और दूसरा सहायक ग्रंथियां। तो हमने हमारे पिछले लेक्चर में जो ये आहार नाल है, इस आहार नाल की माउथ से लेकर एनस तक की ओपनिंग या स्ट्रक्चर को हमने डिटेल से समझने का प्रयास किया था कि इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है तथा उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे सहायक ग्रंथियां या एसेसरी ग्लैंड कि हमारी बॉडी में या डाइजेशन की प्रोसेस में ये जो सहायक ग्रंथियां हैं किस प्रकार अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ये सहायक ग्रंथियां नहीं होती है तो हमारे डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सहायक ग्रंथियों के बारे में। सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियों की बात करें तो जो हमारी बॉडी है इसमें तीन प्रकार की सहायक ग्रंथियां हमें देखने को मिलती है। पहली होती है जो हमारी माउथ या ओरल कैविटी होती है। इस ओरल कैविटी के बाहर की तरफ तीन जोड़ी लार ग्रंथियां प्रेजेंट होती है जिनकी ओपनिंग हमारी मुख गुहा में होती है, जिनके द्वारा सलाइवा का सिक्रेशन होता है। तो पहली जो ग्लैंड हमें देखने को मिलती है, सहायक ग्रंथियां हमें देखने को मिलती है, वह होती है लार ग्रंथियां। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी सहायक ग्रंथि है यकृत या लीवर। और तीसरी सहायक ग्रंथि है और यकृत के पास में एक छोटी सी स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय या गॉल ब्लैडर भी कह सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो सहायक ग्रंथि होती है वह होती है अग्नाशय। ठीक है, तो हम एक एक सहायक ग्रंथियों को डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली एसेसरी ग्लैंड होगी लार ग्रंथि। ग्रंथियों को स्टार्ट करने से पहले हम समझना चाहेंगे कि जो ये लार ग्रंथियां हैं इनकी वास्तव में हमारी ओरल कैविटी में इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हम बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं, निवाला मुख में लिया और उस निवाले को जो लार है, लार उस निवाले को लसलसा करने का कार्य करती है। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाइजेशन की प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारी माउथ गुहा है या मुख गुहा है, उस मुख गुहा में कौन कौन सी लार ग्रंथियां हमें देखने को मिलती है। तो हमारी मुख गुहा में तीन प्रकार की लार ग्रंथियां देखने को मिलती है। ये एक्चुअली मुख गुहा के अंदर न होकर थोड़ी बाहर की तरफ होती है। मुख गुहा में केवल उनके
डक्ट की ओपनिंग होती है, तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी लार ग्रंथियां हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली लार ग्रंथि आती है पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी आती है सब लिंग्यूल ग्लैंड। तीसरी आती है सब सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इस प्रकार हमारे जो ओरल कैविटी है इसके बाहर की तरफ हमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां देखने को मिलती है, जिनकी ओपनिंग हमारे मुख गुहा में खुलती है। सबसे पहले आती है जो पैरोटिड ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड की बात करें तो ये हमारी लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इसके अलावा ये पैरोटिड ग्लैंड लगभग 25% सलाइवा के सिक्रेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर हम पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन देखें तो यह हमारे कान के नीचे की तरफ यहां पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर हम पैरोटिड ग्लैंड की बात करें तो कभी कभी जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे ये पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, जिसे हम बोल देते हैं मम्पस। ठीक है, अगली हम लार ग्रंथि की बात कर लेते हैं जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मतलब नीचे की तरफ, लिंगुअल यानी जीवा के, जो हमारी जीभ होती है उस जीभ के नीचे की तरफ एक जोड़ी सबलिंगुअल ग्लैंड हमें देखने को मिलती है, जो कि सलाइवा का सिक्रेशन या सलाइवा के निर्माण में अपना लगभग 70% रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो तीसरी ग्लैंड होती है वह होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है यह हमारे निचले जबड़े के यहाँ पर साइड में प्रेजेंट होती है। इस प्रकार हमारे जो मुख गुहा है, इस मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथियों की ओपनिंग हमारे माउथ में खुलती है, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है। इस पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है, नलिका होती है, उसकी ओपनिंग जो हमारे दांत होते हैं उनमें जो सेकंड लास्ट मोलर दांत है पास ही में ओपन होती है। इसके अलावा हम देखें कि ये जो ग्लैंड है, लार ग्रंथियां, ये लगभग रोज 1 से 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रेशन करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है। अब ये सलाइवा का सिक्रेशन तो करती है, लेकिन वास्तव में इस सलाइवा का रोल क्या होता है, क्यों इस सलाइवा का सिक्रेशन किया जाता है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सलाइवा का इंपॉर्टेंस क्या है। लार की बात करें या सलाइवा की बात करें, सबसे पहले जैसे ही हम भोजन का निवाला मुख में लेते हैं, ग्लूकोज का सिक्रेशन होता है, जिसके माध्यम से भोजन को लसलसा बना दिया जाता है। और इसमें भोजन को लसलसा बनाने में दांत और जीवा मदद करती है। भोजन को लसलसा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जैसे ही हम भोजन को चबाने के बाद में निगलते हैं तो निगलने में सहायता की जाती है, इसलिए भोजन को लसलसा बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भोजन में एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। हम आगे पढ़ेंगे डाइजेशन की प्रोसेस में कि जो भोजन होता है उस भोजन का आंशिक रूप से पाचन हमारे मुख गुहा में ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि लार का क्या इंपॉर्टेंस है, लार में
लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने का कार्य करता है। जैसे ही हमने भोजन मुख में लिया और उसमें जैसे कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन प्रेजेंट है तो उस पैथोजन की जो मेम्ब्रेन है उसको आंशिक रूप से डिस्ट्रॉय करने का कार्य लाइसोजाइम एंजाइम करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो माल्टेज एंजाइम है यह हमारे भोजन में उपस्थित माल्टोज को पचाने में सहायता करता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब भोजन को हम बहुत अधिक बार माउथ में चबाते हैं, ज्यादा समय के लिए चबाते हैं तो वह हमें मीठा लगने लगता है, क्योंकि भोजन में उपस्थित माल्टोज का पाचन स्टार्ट हो जाता है और उसे माल्टेज में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है माल्टेज एंजाइम की हेल्प से। इसके अलावा अगर हम देखें लार में और क्या प्रेजेंट होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी हमारे लार में प्रेजेंट होती है जो कि हमें वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करती है। इस प्रकार ये जो लार ग्रंथियां होती है ये हमारे डाइजेशन के साथ साथ में इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करने का फंक्शन करती है। इस प्रकार और अगर हम लार की पीएच देखें तो लार की पीएच 6.8 से 7.2 पीएच हो सकती है, लेकिन यह हम यह डिफाइन नहीं कर सकते कि जो लार होती है इसकी एल्कलाइन पीएच होती है या एसिडिक पीएच होती है। अब हम बात करेंगे जो हमारी अगली ग्रंथि है लीवर या यकृत के बारे में। यकृत जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। अगर हम इस लीवर की स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, हमारे शरीर की सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। अगर इस यकृत या लीवर की संरचना के बारे में देखिए तो ये कहाँ लोकेटेड होती है, जैसे ये ग्रेनी का यू शेप्ड पार्ट होता है और यहां पर लोब के समान स्ट्रक्चर में इस प्रकार लीवर की लोकेशन होती है, जिसमें यह लीवर का राइट पार्ट होता है, यह लेफ्ट पार्ट होता है और यह हो गई ग्रहणी। अगर हम लीवर को मैग्नीफाई करके देखें कि इसमें हमें कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, अगर हम लीवर की बात करें तो जो हेपेटिक ग्लोब्यूल्स होते हैं वह इस लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके देखें, जैसे लीवर की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें ये देखने को मिलते हैं हेपेटिक ग्लोब्यूल्स, और अगर इन हेपेटिक ग्लोब्यूल्स के अंदर की तरफ हम देखें तो हमें देखने को मिलती है हेपेटिक सेल।
ये जो स्पेस प्रेजेंट होता है इसे हम बोलते हैं हेपेटिक साइनोसॉइड्स। इस हेपेटिक साइनोसॉइड्स में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कूफर सेल कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे लीवर के अंदर यह हेपेटिक सेल प्रेजेंट होती है, यह हेपेटिक सेल आपस में मिलकर हेपेटिक ग्लोब्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। इन हेपेटिक सेल्स के द्वारा जो बाइल जूस है उस बाइल जूस का फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे ये यहाँ पर इस स्पेस में इकट्ठा हो जाएंगे। इसके बाद में इनसे कुछ कॉमन नलिकाएं निकलेगी जिन्हें हम हेपेटिक डक्ट कहते हैं। उन हेपेटिक डक्ट में वो बाइल जूस डाल दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें इस लीवर में तो यहाँ पर कूफर सेल प्रेजेंट होती है। ये कूफर सेल का क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे ही हमने कुछ भी निकला या कुछ भी हम भोजन में जैसे कुछ भी खाते हैं या कोई भी चीज पीते हैं तो वह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरने के बाद में उसे अवशोषित करने के बाद ब्लड में डाल दिया जाता है और वह छोटे आंत से निकला हुआ जो ब्लड होता है उस ब्लड को इस लीवर में भेज दिया जाता है। मतलब कोई भी चीज हम ग्रहण करते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए इस लीवर से गुजारा जाता है। लीवर से क्यों गुजारा जाता है, क्योंकि इस लीवर में कोई भी जैसे हमने भोजन ग्रहण किया और उस भोजन में हमने कोई टॉक्सिक मटेरियल ग्रहण कर लिया, सबसे पहले तो माउथ के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है, वह उस बैक्टीरिया पैथोजन या कोई टॉक्सिक मटेरियल होता है उसे डाइजेस्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह नहीं होता है। उसके बाद आमाशय जिसमें अत्यंत अम्लीय पीएच होती है, उस अम्लीय पीएच पर उसे डाइजेस्ट करने का काम किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर वह नष्ट नहीं होता है तो डाइजेशन की प्रोसेस के बाद अवशोषित किए गए भोजन को इस ब्लड में डाल दिया जाता है और ब्लड से लीवर में भेजा जाता है। लीवर में केमिकल टेस्टिंग होती है जहां पर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल होता है उस टॉक्सिक मटेरियल को डिटेक्ट करके इस स्पेस में छोड़ दिया जाता है और इस स्पेस में जैसे हम बोल रहे हैं हेपेटिक साइनोसॉइड्स बोल रहे हैं, इस हेपेटिक साइनोसॉइड्स में जो कूफर सेल प्रेजेंट होती है इन कूफर सेल के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और उन्हें डाइजेस्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार लीवर में कूफर सेल देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इस लीवर में कौन कौन सी डक्ट हमें देखने को मिलती है। जैसे ये हो गया ग्रैनी वाला पार्ट, यू शेप की होती है। इसके ऊपर की तरफ ये लीवर प्रेजेंट होता है। इस लीवर की बात करें तो इसमें जो ये होता है राइट पार्ट और ये होता है लेफ्ट पार्ट। इसके अलावा अगर हम इस राइट पार्ट होती है, इस राइट पार्ट से जो नलिका निकलती है उसे राइट हेपेटिक डक्ट बोल देते हैं और जो लेफ्ट पार्ट से निकलती है उसे हम बोल देते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और ये राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आपस में मिलकर एक कॉमन हेपेटिक डक्ट का निर्माण करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पर यह थैली के समान हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। ये हो गई लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और ये हो गई राइट हेपेटिक डक्ट।
जो ये पित्ताशय है, इस पित्ताशय से जो नलिका निकलती है, इस नलिका को बोलते हैं हम सिस्टीन डक्ट। डक्ट या नलिका। और यहां पर क्या होता है, ये पेंक्रियाज प्रेजेंट होता है। इससे भी नलिका निकलती है। ये वास्तव में ओपन तो ग्रहणी में होती है, लेकिन इसे हम समझने के लिए एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि किस प्रकार ये अरेंज होती है। अगर हम इसकी बात करें तो यह है पेंक्रियाटिक डक्ट। पेंक्रियाटिक डक्ट। और जो ये सिस्टीन डक्ट है, सिस्टीन डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ में मिलकर निर्माण कर लेती है कॉमन बाइल डक्ट। ये जो कॉमन बाइल डक्ट है और पेंक्रियाटिक डक्ट है, आपस में मिलकर एक डक्ट का फॉर्मेशन करती है, जिसे हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। इस डक्ट में क्या होता है, जैसे ये लीवर हो गया, इस लीवर के राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट से जो बाइल का फॉर्मेशन होता है, उस बाइल को इस पित्ताशय में छोड़ दिया जाता है, धीरे धीरे यहां पर एकत्रित होता है। और इसके बाद में यहां से बाइल कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन होता है, और जो अग्नाशय होता है, इस अग्नाशय से आने वाली पेंक्रियाटिक डक्ट भी इसमें एसोसिएटेड हो जाती है और एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। इधर जो ये पेंक्रियाज है या अग्नाशय, इस अग्नाशय से भी अग्नाशय रस निकलता है, और ये जो सभी डाइजेस्टिव एंजाइम और बाइल जूस आपस में मिक्स हो जाते हैं और इस ग्रहणी भाग, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में छोड़ दिए जाते हैं, जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम देखें, जो लीवर है, इस लीवर में बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। तो बाइल जूस क्या रोल प्ले करता है? बाइल जूस, अगर बाइल जूस का सीक्रेशन नहीं होगा तो डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह आमाशय से जब निकलता है तब उसकी पीएच हाईली एसिडिक होती है, और जैसे ही ग्रहणी में इंटर करता है तो इसकी पीएच को सारीय कर दिया जाता है। ये पीएच सारीय कैसे होती है? जो लीवर में बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है, उनमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा इसकी पीएच को सारीय कर दिया जाता है, क्योंकि सारीय जो पेंक्रियाज है या अग्नाशय है, उस अग्नाशय से निकलने वाले जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वह सारीय माध्यम पर ही फंक्शन करते हैं। इसलिए इनका जो माध्यम होता है वह सारीय करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो बाइल जूस है, बाइल जूस का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो कि जो वसा होती है उस वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करती है, जिसे वसा का पायशीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अगर इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो वसा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, लाइपेज एंजाइम उस पर फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब अगर हम देखें इस जो लीवर होता है, इस लीवर के और क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं? सबसे पहला फंक्शन तो होता है पित्तरस का फॉर्मेशन का निर्माण, जिसे हम बोल रहे हैं बाइल जूस का फॉर्मेशन। दूसरा अगर हम बात करें लीवर के कार्य का, तो उसे हम बोल रहे हैं ग्लाइकोजेनेसिस।
अब ये ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है या ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। जैसे ही हमने भोजन ग्रहण कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, और उसके बाद में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ग्लूकोज को हमारी बॉडी या सेल्स के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। लेकिन जो अधिक मात्रा में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उस ग्लूकोज की ब्लड में जो अधिक मात्रा में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, उस ग्लूकोज की अधिक मात्रा को लीवर के द्वारा ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। मतलब कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य लीवर करता है और इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तीसरा कार्य होता है वह होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अगर इस ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को देखें, ग्लाइको यानी ग्लूकोज और लाइसिस मतलब टूटना, निर्माण होना, फॉर्मेशन, निर्माण। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइको यानी ग्लूकोज और जेनेसिस यानी फॉर्मेशन होना, मतलब ग्लूकोज का निर्माण होना। इसके अलावा अगर हम देखें ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और जीनोलाइसिस मतलब टूटना। अगर हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है और हमारी बॉडी में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो हमारे लीवर की सेल होती है उसमें जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर रहता है, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसके अलावा अगर हम देखें तो चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूको यानी ग्लूकोज, नियो यानी न्यू या नया, और जेनेसिस यानी फॉर्मेशन। कि अगर हम जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं बॉडी बनाने के लिए और हम केवल भोजन में प्रोटीन ही ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे एनर्जी का सोर्स क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट कहां से आएगा? ग्लूकोज कहां से आएगा? तो जैसे कोई भी हमने प्रोटीन ग्रहण किया, उसको एमिनो एसिड में बदल दिया जाएगा पाचन की प्रक्रिया के द्वारा, और उस एमिनो अम्ल के द्वारा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का निर्माण किया जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा अगर कोई भी अदर मॉलिक्यूल होता है जिसके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो उसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो और क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं लीवर का, हम अगला फंक्शन देखते हैं। पांचवा फंक्शन होता है, उसमें हम बात करें यूरिया का फॉर्मेशन, यूरिया का निर्माण। जैसे हमने भोजन ग्रहण किया और डाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल दिया जाता है, और एमिनो एसिड जब लीवर में इंटर करता है तो उसमें होता क्या है, जो एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है उस एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप निकाल लिया जाता है और उसे यूरिया में बदल दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम अगला फंक्शन देखें तो जो लीवर होता है उस लीवर के द्वारा हिपेरिन का सिक्रेशन किया जाता है। ये हिपेरिन का फंक्शन क्या होता है? हिपेरिन एक इस प्रकार का केमिकल होता है जो हमारी रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने से रोकने का कार्य करता है। इसके अलावा अगर हम देखें लीवर का अगला फंक्शन, तो प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन का सिक्रेशन करने का कार्य करती है। जब भी हमारे को चोट लगती है तो वहां से ब्लड सिक्रेशन होता है, ब्लड इजेक्ट होता है, ब्लड बाहर निकलता है, तब वहां पर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन आपस में मिलकर रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं।
ये हमने लीवर के फंक्शन देखे हैं। थैंक यू। इससे अगला पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।